Define a public sector enterprise. What are its categories and types? Public sector enterprises जिसमें 51% ओनरशिप और मैनेजमेंट कंट्रोल जो था वो गवर्नमेंट के पास होता है. गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो कैटेगरीज क्या है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की? मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्ना. मिनी रत्ना में 1 and 2. 1 प्रॉफिट लास्ट 3 crores, नेटवर्थ मोर देन 0. 1 of last 3 years 30 crore profit. 2 profit and net worth. नवरत्ना परफॉर्मेंस स्कोर, प्रॉफिट, COP, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन. महारत्ना प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ज़्यादा, नेटवर्थ 15,000 करोड़ से ज़्यादा, टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज़्यादा. Public sector enterprise is an entity where at least 51% stake along with management control belongs to the government. तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज एक ऐसा एंटिटी है जहाँ पे एटलीस्ट 51% जो स्टेक है और मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के पास होता है. पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं. इफ़ इट इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सेंटर इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज. अगर ये ओन्ड और कंट्रोल्ड होता है सेंटर के थ्रू इसको कहते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज. If it is owned and controlled by state government, it is called state public sector enterprise. अगर ये owned and controlled होता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू तो इसे स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कहते हैं. तो कैटेगरीज क्या है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस परफॉर्म्स द रिव्यू ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस एंड प्रोवाइड्स देम रत्ना स्टेटस. तो पब्लिक इंटरप्राइज के जो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो हैं वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं और उनको रत्ना स्टेटस प्रोवाइड करते हैं. रत्ना स्टेटस जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया उसको, मिनी रत्ना, नवरत्न एंड महारत्ना. डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो मतलब रत्ना स्टेटस प्रोवाइड करता है. फर्स्ट है मिनी रत्ना. अ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज कैन बिकम मिनी रत्ना इफ दे आर एबल टू परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड नेट वर्थ कंटिन्यूसली फॉर 3 years. तो एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज जो है वो मिनी रत्ना बनता है अगर वो परफॉर्म करता है अपने टर्म्स ऑफ प्रॉफिट में और नेट वर्थ जो है वो 3 years कंटिन्यूसली. तो गवर्नमेंट जो है वो फिनेंशियल ऑपरेशनल फ्रीडम जो है वो 500 करोड़ वर्थ का देती है मिनी रत्ना के लिए, मिनी रत्ना 1 के लिए, और 300 करोड़ जो है वो देती है मिनी रत्ना 2 के लिए. ओके. आफ्टर बिकमिंग मिनी रत्ना द PSE कैन बिकम एलिजिबल टू बी अ नवरत्ना. अगर मिनी रत्ना बनने के बाद PSE जो है वो एलिजिबल बनता है नवरत्ना के लिए. नवरत्ना A mini Ratna is evaluated continuously for 3 years in terms of 6 parameters including profit, cost of production, dividends, relative performance and so on. तो एक मिनी रत्ना जो उसको इवेल्युएट किया जाता है कंटिन्यूसली 3 years के लिए 6 पैरामीटर्स के टर्म्स में, प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिविडेंड, रिलेटिव परफॉर्मेंस एंड सो ऑन. एवरी ईयर Mini Ratna should achieve on an average score of 60% in those 6 parameters in order to become Navratna. तो हर साल जो है वो मिनी रत्ना को एक एवरेज स्कोर जो है वो 60% का अचीव करना चाहिए 6 पैरामीटर में ताकि वो नवरत्ना बन सके. अब नेक्स्ट आता है महारत्ना. एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो है वो नवरत्न होना चाहिए तभी वो क्या हो सकता है? महारत्ना हो सकता है. The performance of Navratna is evaluated in terms of an average of 3 years using parameter like profit, net worth and turnover. The performance जो नवरत्ना का evaluate किया जाता है इस एवरेज 3 years पे पैरामीटर जैसे कि प्रॉफिट एंड नेट वर्थ एंड टर्नओवर. नवरत्ना गेट्स फिनेंशियल एंड ऑपरेशनल फ्रीडम वर्थ 1,000 करोड़ whereas महारत्ना गेट्स फिनेंशियल एंड ऑपरेशनल फ्रीडम वर्थ 5,000 करोड़. तो नवरत्ना को फिनेंशियल एंड ऑपरेशनल फ्रीडम मिलता है 1,000 करोड़ का, जबकि महारत्ना को फाइनेंशियल ऑपरेशनल फ्रीडम मिलता है 5,000 करोड़ का. नवरत्ना ऑल्सो एक्सपोर्ट इन एन एक्टिव मैनर वेयर एज महारत्ना नॉट ओनली एक्सपोर्ट बट कैन ओपन फॉरेन ब्रांचेस एंड ऑल्सो साइन डील्स विद अदर कंट्रीज. तो यहाँ पे क्या है,
नवरत्ना जो है वो एक एक्टिव मैनर में एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि महारत्ना जो है वो बस एक्सपोर्ट ही नहीं करते हैं, वो फॉरेन ब्रांचेस भी ओपन करते हैं और अदर कंट्रीज़ के साथ डील भी साइन करते हैं। नेक्स्ट आता है एडिशनल कैलकुलेशन फॉर नवरत्ना। सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेन 20 रुपीज़, टोटल रेवेन्यू, सेलिंग प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो 20 इंटू 1, नंबर ऑफ यूनिट क्या है 1 है, तो यहाँ पे 20 का। तो रॉ मटेरियल और सैलरी 4 हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। तो 20 रुपीज़ माइनस 4 रुपीज़ 16 रुपीज़ हुआ। तो नेट प्रॉफिट जो है वो जीपी माइनस अंडर ब्रैकेट टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस डिप्रिसिएशन। तो जो जीपी है ग्रॉस प्रॉफिट वो कितना है 16 रुपीज़ है, माइनस टैक्स जो है वो 3 रुपीज़ हुआ, इंटरेस्ट 2 रुपीज़ हुआ, डिप्रिशिएशन 1 रुपीज़ हुआ। तो 16 माइनस 6 इक्वल टू 10। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ 10 रुपीज़ हुआ। Discuss the evolution of public sector enterprise in India. Evolution of public sector enterprise can be divided into following phases. Phase 1, pre-independence. In this phase, there were some important government companies, British in India. फर्स्ट फेज में क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट कंपनीज होती है इंडिया में। एग्जाम्पल पोस्ट एंड टेलीग्राफ, सॉल्ट फैक्ट्री, रेलवेज, पोर्ट ट्रस्ट, आर्म्स एंड ammunitions, and all these companies were departmentally managed. When India became independent, Government of India took control of these companies. कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट कंपनीज थी इंडिया में इस टाइम पे, जैसे कि पोस्ट है, टेलीग्राफ है, सॉल्ट फैक्ट्री है, रेलवेज है, पोर्ट ट्रस्ट है, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस है। और ये जो कंपनी थी वो डिपार्टमेंटली मैनेज किया जाता था। जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तब इंडियन गवर्नमेंट जो है जितने भी कंपनी है सब पे अपना कंट्रोल ले लेती। फेज़ 2 में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज द गवर्नमेंट प्रायोरिटी वाज टू प्रोवाइड फूड टू सेव लाइव्स। ऑल्सो द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया डिड नॉट हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एट ऑल इंडिया लेवल। इस फेज़ में क्या होता है, गवर्नमेंट का जो प्रायोरिटी होता है वो गवर्नमेंट का क्या प्रायोरिटी होता है कि फ़ूड को प्रोवाइड करना ताकि लाइफ को सेव किया जा सके। और प्राइवेट सेक्टर जो भी थे इंडिया में उनके पास कैपेसिटी नहीं था कि वो इंडिया लेवल पे क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। हेंस द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश पीएसी फुलफिल 2 ऑब्जेक्टिव्स। तो गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करते कि इस्टेब्लिश करे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को ताकि 2 ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया जा सके, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। The government aimed to reduce imports and increase domestic production, called as ISI, Import Substitution Industrialization. तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और कमर्शियल ऑब्जेक्टिव होता है, तो गवर्नमेंट जब वो एम करती है ताकि रिड्यूस किया जा सके इम्पोर्ट को और इंक्रीज़ किया जा सके डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, जिसको हम इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। द गवर्नमेंट वांटेड टू सेव फॉरेक्स रिजर्व्स, hence the PSE were established to produce basic and heavy items like iron, steel, cement, electricity and so on. इसीलिए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि बेसिक और हैवी आइटम्स जैसे कि आयरन है, स्टील है, सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सबको क्या किया जा सके, प्रोड्यूस किया जा सके। The private sector was supposed to produce consumer foods in future. और प्राइवेट सेक्टर से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कंज्यूमर गुड्स जो होगा उसको वो प्रोड्यूस करेंगे। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस ऑल्सो एम्ड टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस पॉवर्टी, promote balanced regional development and improve national security. तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का ये भी एम था कि एम्प्लॉयमेंट को क्या किया जा सके, इंक्रीज़ किया जा सके, पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके, बैलेंस रीजनल ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके और नेशनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जा सके। In 1950s and 60s, the government majorly established new public sector enterprises. Whereas in 70s and 80s, government also established new public sector enterprises along with nationalization of loss-making private company. तो क्या होता है 1950s और 60s में गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश करती है न्यू पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को, और 70s और 80s में गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है न्यू पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को
अलॉन्ग विथ क्या, नेशनलाइजेशन ऑफ लॉस मेकिंग प्राइवेट कंपनीज। तो जो भी प्राइवेट कंपनीज उसको क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया। डिस्कस द रीज़न फॉर डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इन इंडिया। तो क्यों पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में क्या होने लगा, इन्वेस्टमेंट कम होने लगा और प्राइवेटाइजेशन होने लगा। गवर्नमेंट कॉल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस एज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, हेंस एवरी पॉसिबल सपोर्ट वाज प्रोवाइडेड टू देम, दे फेस्ड सम चैलेंजेस। गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को क्या बोलती थी कि इकोनॉमी का बैकबोन है, और जो भी पॉसिबल सपोर्ट है उसको प्रोवाइड किया जाता था। इनको चैलेंजेस को वो फेस करते हैं। एक्सेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन डे टू डे ऑपरेशंस, excess interference led to delayed decision making and inefficiency. Because of government interference, there was overstaffing in public sector enterprises. To pay the salaries and pensions, the government borrowed money and RBI had to print currency to fulfill government requirements. It led to high fiscal deficit and inflation. Public sector enterprises behaved like monopoly and did not pay attention to research and development and cost reduction. Quality was also compromised. The work's ethics of public sector enterprise was unprofessional. तो एक्सेस जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस था डे टू डे ऑपरेशंस में, एक्सेस इंटरफेरेंस की वजह से डिसीजन मेकिंग में बहुत लेट हो जाता था, इनएफिशिएंसी होने लगी। गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की वजह से ओवर स्टाफिंग होने लगा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में। सैलरी पे करने के लिए और पेंशन के लिए गवर्नमेंट जब वो मनी क्या करने लगी, बोरो करने लगी, और आरबीआई को क्या करना पड़ा, करेंसी को प्रिंट करने लगा गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स के लिए, जिसकी वजह से हाई फिस्कल डेफिसिट और इन्फ्लेशन हो गया। अब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो है वो मोनोपोली की तरह बिहेव करती थी, अपना मतलब बस शासन चलाती थी और अटेंशन नहीं देती थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और कॉस्ट रिडक्शन पे। क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। जो वर्क इथिक्स है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का वो भी अनप्रोफेशनल था, प्रोफेशनल नहीं था। ओवर टाइम द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज मेड लॉस एंड दे कुड नॉट रिकवर। द टाइम के साथ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है वो लॉस फेस करने लगी और रिकवर नहीं कर पाई। इसलिए गवर्नमेंट जो उनको क्या करती है, सीक इंडस्ट्रीज़ की तरह मतलब कंसिडर करने लगी 1991 में। अल्टीमेटली डिसाइडेड टू गो फॉर इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन, जिसकी वजह से लास्ट में गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ा और प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा। फेज़ 3 में क्या होता है 1991 में, दिस फेज इज कॉल्ड फेज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग गवर्नमेंट स्टेक ऑफ अ public sector enterprise. In India, some important models of disinvestment are as follow. तो डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे गवर्नमेंट स्टेक को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के। इंडिया में कुछ लार्ज मॉडल्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को क्या किया गया, लाया गया। माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट और टोकन डिसइन्वेस्टमेंट। अंडर माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट अप टू 49% स्टेक इज सोल्ड टू प्राइवेट। माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, ये 49% जो स्टेक था वो गवर्नमेंट जो वो प्राइवेट को सेल कर देती है। गवर्नमेंट रिमेन्स द मेजॉरिटी शेयर होल्डर। इंडिया फॉलोड दिस मेथड फ्रॉम 1991 ऑनवर्ड्स। वहाँ पे क्या हुआ, 49% जो वो गवर्नमेंट सेल कर दी प्राइवेट को, अभी भी गवर्नमेंट जो था एक मेजर शेयर होल्डर था। इंडिया जो वो 1991 तक यही मेथड को अपनाती है। नेक्स्ट आता है मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। अंडर इट एटलीस्ट 51% स्टेक is sold to private and government became the minority power। और 51% जो होता है उसमें स्टेक जो होता है वो गवर्नमेंट प्राइवेट को सेल कर देती है और गवर्नमेंट जो वो माइनॉरिटी पार्टनर बन जाती है। इसको हम पार्शियल प्राइवेटाइजेशन या फिर प्राइवेटाइजेशन इन जनरल भी कहते हैं। गवर्नमेंट यूज टू सेल द शेयर्स टू मल्टीपल प्राइवेट पार्टनर्स। तो गवर्नमेंट जब वो शेयर को क्या करती थी, सेल करती थी मल्टीपल प्राइवेट पार्टनर्स को। Strategic disinvestment. Under it, up to 50% or more ownership along with management control is provided to private sector। इसके अंदर क्या होता है, 50% या ज़्यादा ओनरशिप जो है मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को क्या किया जाता है, सेल कर दिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन इन जनरल। इसको प्राइवेटाइजेशन भी कहने लगा। India followed from 2001 onwards, under it a strategic private
पार्टनर इज सेलेक्टेड। इसके अंदर क्या आता है, स्ट्रैटेजिक प्राइवेट पार्टनर को सेलेक्ट किया जाता है। और नेक्स्ट आता है फुल प्राइवेटाइजेशन, अंडर इट 100% ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर। इसके अंदर क्या आता है, 100% ओनरशिप और मैनेजमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया जाता है। कुछ फैक्ट्स प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। प्राइवेटाइजेशन मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट प्लस स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्लस फुल प्राइवेटाइजेशन। जैसे मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट जो अपना मेजॉरिटी शेयर जो होता है वो उसको प्राइवेट को देता है। स्ट्रैटेजिक, गवर्नमेंट का कुछ स्ट्रैटेजी रहता है और फुल्ली प्राइवेटाइज हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द मोस्ट पावरफुल मिनिस्ट्री फॉर डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो था वो मोस्ट पावरफुल मिनिस्ट्री होता है इसमें डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के पीछे। माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट इज डिसाइडेड बाय DIPAM वेयर एज मेजॉरिटी स्ट्रैटेजिक एंड फुल नीति आयोग रिकमेंड्स टू DIPM एंड DIPM टेक्स द फाइनल कॉल। जैसे माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है वो डिसाइड किया था DIPM के थ्रू, यहाँ पे मेजॉरिटी एंड स्ट्रैटेजिक और फुल जो है नीति आयोग जो है वो रिकमेंड करती है DIPM को, और DIPM जो है वो फाइनल कॉल लेती है। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड 2005 भी आता है। डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन को यहाँ पे 75% जो है वो क्या आता है, सोशल मतलब जो शेयर है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, HER स्किल डेवलपमेंट के लिए है, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, रिसर्च है। 25% जो है वो इम्प्रूव एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, जो भी एग्जिस्टिंग है उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। 75% जो था वो सोशल था, HER था मतलब हेल्थ था, एजुकेशन था, रिसर्च था, स्किल डेवलपमेंट था। NIF जो होता है वो क्या करता है, यूजेस दिस इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन मनी फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। NIF जो होता है वो डिस इन्वेस्टमेंट को यूज़ करता है, प्राइवेटाइजेशन को यूज़ करता है ताकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और एग्जिस्टिंग जो मतलब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है उसको इम्प्रूव किया जा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पॉलिसी 2021 क्या है और न्यू डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2021 क्या है। तो गवर्नमेंट जब इकोनॉमी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, स्ट्रैटेजी लाइक नेशनल सिक्योरिटी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंड फाइनेंस। इन दिस सेक्टर में बहुत पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट कंपनी जो है वो एग्जिस्ट करती है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी एंड फाइनेंस है, तो इसमें दोनों कंपनीज जो थे पब्लिक एंड प्राइवेट जो एग्जिस्ट करती है। नॉन स्ट्रैटेजिक में क्या होता है, the sectors which are not strategic are non-strategic. In these sectors only private companies will exist. इसमें क्या होता है, बस प्राइवेट कंपनीज ही एग्जिस्ट करती है।